हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी ले रही है टीआरई 3 के लिए। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते होंगे, और इसमें हम लोग आज जो चर्चा करेंगे इसमें थोड़ा सा लेवल जो ऊपर लिया गया है ताकि आप लोग को रिवीजन भी हो जाए। और बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन आपका लेवल जो है उतना ऊपर करना होगा जिस स्तर पर बीपीएससी पूछ रही है। अब तो उसी स्तर को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे और नॉर्मल क्वेश्चन इसमें कवर भी होंगे। जब हम लोग डिटेल कवर करेंगे, हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो उस हिसाब से आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इसमें विशेष फोकस पर रहेगा कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पूछे जा रहे हैं उस लेवल तक तैयारी मतलब कैसे किया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग का जो आज पहला क्वेश्चन है इसमें कि दीवार की अपेक्षा कील पर एक लटके हुए गुटके पर कील ठोकना मुश्किल होता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया था और क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है लॉजिकल है। तो अगर आप देखिए तो न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है, जो न्यूटन का तीसरा गति नियम है, ये कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होता है। अगर इस सिद्धांत को फॉलो किया जाए तो कार्य होना आसान होता है। जैसे कि जब आप पैदल चलते हैं तो पैदल चलते समय जितना ही बल आप जमीन पर मारते हैं उतना ही बल जमीन आपको आरोपित करती है। इससे होता क्या है कि पैर आसानी से ऊपर उठता है और हमें चलने में उतनी थकान महसूस नहीं होती है। वही आप ये सोचिए कि थोड़ा सा कि हम लोग सोचते हैं कि बालू पर चलते हैं, बालू पर जितना आप बल पैर से आरोपित कीजिएगा उतना बल आपको रिटर्न नहीं मिलता है, वापस नहीं मिलता है। बालू द्वारा कुछ बल अवशोषित कर लिया जाता है। इस वजह से थोड़े ही देर में आप थकान महसूस कर लेते हैं। नॉर्मल सतह की अपेक्षा आप बालू पर उतना नहीं चल पाइएगा, क्योंकि वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर नहीं हो पाती है। तो इस वजह से वहां पर बालू पर चलना मुश्किल होता है या दलदल क्षेत्र में चलना मुश्किल होता है। वही बात यहाँ पर होता है, जब हम नॉर्मल किसी दीवार पर कील ठोकते हैं तो वहां पर होता क्या है कि जितना बल हम उस पर आरोपित करते हैं दीवार भी उतना ही बल आरोपित करती है, जिससे कील तुरंत अंदर जाता है। लेकिन एक लटके हुए गुटका हो, मान लीजिए यहाँ एक गुटका लटक रहा है, इस पर अगर हम कील ठोकेंगे तो ये जो गुटका है ये पीछे की ओर चल जाएगा। बार बार हमें ये समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए जो है लटके हुए गुटके पर कील ठोकना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल, जितना बल हम यहाँ पर आरोपित करेंगे गुटके पर उतना बल हमें रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण हमें ये जो है कील ठोकना मुश्किल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रथम गति नियम क्या बताता है? तो प्रथम गति नियम हमें जड़त्व का नियम बताता है। प्रथम गति नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, और यही है जड़त्व का नियम। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व का नियम बताता है। वही आप दूसरे गति नियम की चर्चा करेंगे तो ये बल को परिभाषित करता है, जिसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ये फॉर्मूला जो आया है ये द्वितीय गति नियम इस आधार पर आया है, और इसका सही उत्तर है न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि एक गिलास में केरोसिन तेल पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो गिलास में केरोसिन का जो स्तर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर पानी नहीं केरोसिन का स्तर क्या होगा? पानी नहीं केरोसिन का स्तर आपसे पूछ रहा है कि केरोसिन के स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये बार आपसे सवाल पूछा जाता रहा है, और कई बार हमें केरोसिन दे देते हैं, कई बार हमें पानी दे देते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर आप लॉजिकल या तो रट लीजिए या फिर समझ लीजिए, दो ही उपाय है। तो हम लोग चूंकि इसमें समझने पर ज़्यादा प्रयास करेंगे ताकि आपको रटना कम पड़े, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। अगर हम पानी पर समझेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो पहले हम पानी पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है इसमें। कि
ये एक गिलास वाटर है, पानी है इसमें, यहां तक अभी पानी है। ठीक है, अब इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ये बर्फ का टुकड़ा मान लेते हैं। बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, अब आते हैं, अब अगर ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी हम पानी पर सोच रहे हैं, ये पानी है, इसको पानी मान लीजिए, और ये बर्फ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला बात कि पानी में बर्फ का 90% भाग डूबा होता है, 90% भाग डूबा होता है। मतलब अगर आप यहां पर देखिएगा तो हम फिगर भी यही सोच करके बनाए कि सिर्फ 10% भाग ऊपर और 90% भाग पानी के नीचे होता है। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट होता है कि बर्फ पिघलने के बाद बर्फ का आयतन 10% घट जाता है। ये दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब इससे हम बनाएंगे सवाल को। तो साधारण से हम ये सोच लेते हैं कि 1 केजी का बर्फ था, 1 केजी का बर्फ था, तो जाहिर सी बात है कि इसका 900 ग्राम पानी में होगा, 900 ग्राम पानी में, और 100 ग्राम ऊपर होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझते चलिएगा। ठीक, यहां पर आते हैं कि जो पानी वाला भाग है, जब 900 ग्राम पानी में पिघलेगा तो इसका 10% आयतन घट जाएगा, मतलब 90% आयतन बचा रहेगा। तो इस आधार पर इसका 90% पिघलने के बाद ये जो 900 ग्राम पानी में बर्फ है वो पिघलने के बाद बचेगा 810 ग्राम। ठीक है, आयतन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं कि इसका आयतन 810 ग्राम के आसपास बचेगा। और जो 100 ग्राम जो पानी के ऊपर है वो कितना होगा, बचेगा 90 ग्राम। तो इस आधार पर अगर आप देखिएगा तो दोनों को जोड़िए तो इसका आयतन कितना हुआ अब 900 ग्राम। ठीक है, और पानी में पहले कितना था 900 ग्राम, पानी के ऊपर कितना था 100 ग्राम। तो 900 ग्राम अब बचा हुआ है जो कि कहां पर मिल गया, पानी में। तो 900 ग्राम पानी में मिला और पहले से भी 900 ग्राम का ये जगह छेके हुआ था। तो इस आधार पर इसके आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 900 ग्राम पहले भी डूबा हुआ था, पिघलने के बाद भी 900 ग्राम बचा हुआ है ये, तो अब इस आधार पर पानी के स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा आसानी से, कोई मतलब इसमें ज्यादा उतना भी मतलब भारी नहीं है, दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो जब पानी में बर्फ रहेगा तो उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पानी में बर्फ पिघलने के बाद उसका स्तर वही रहता है। लेकिन यही बात जब हम केरोसिन पर बात करते हैं तो केरोसिन में ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं कि 90% पानी के अंदर होगा और 10% पानी के ऊपर, ये केरोसिन के साथ नहीं होता है। केरोसिन में बहुत सा भाग बर्फ का यहाँ पर केरोसिन के ऊपर होगा। तो जिस आधार पर जब ये डूबे मतलब पिघलेगा तो पिघलने के बाद इसका जो स्तर होगा केरोसिन का ये बढ़ जाएगा, है ना। यही बात होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें कि 900 ग्राम पानी में डूबा हुआ था तो इतना तो जगह पहले से ये पानी का छेके हुआ था। लेकिन केरोसिन के साथ ये कहानी नहीं होती है, केरोसिन में इसका अधिकांश भाग ऊपर होता है, इस वजह से केरोसिन का स्तर बढ़ जाता है। पिघलने के बाद ये पानी का केरोसिन का ज्यादा जगह छेकेगा और ऊपर का जगह तो बिल्कुल पानी में आ जाएगा फिर से, तो केरोसिन का स्तर जाहिर सी बात है उठबे करेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा केरोसिन का स्तर बढ़ जाएगा।
तो पानी में जबकि अपरिवर्तित रहता है और पानी के अलावा और कोई भी ऑप्शन आए तो वहां पर उसका स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा अनावृत जीवी पौधे के उदाहरण है। बार बार इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछते रहे हैं। पूरे पादप प्रजाति को 4 भाग में बांटा गया है। जितनी भी दुनिया में पादप प्रजाति पाई जाती है उनके 4 भाग हैं। पहला जो हम लोगों का है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। इसके बाद दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। अच्छा एक मिनट, ये सही है लेकिन क्रम जो है इसमें एक बात है, बाद में हम चर्चा करते हैं इस पर। इसके बाद आप आते हैं अनावृत जीवी पर। अनावृत जीवी। अगला आता है आवृत जीवी और तब आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा इंग्लिश हिंदी एक ही है। अनावृत जीवी का होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। आवृत जीवी का होता है एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइटा का हिंदी इंग्लिश एक ही है। अच्छा, टेरिडोफाइटा का एक और नाम है क्रिप्टोगेमिक। क्रिप्टोगेमिक, ये इसी का एक अलग नाम है, इसे क्रिप्टोगेमिक भी कहते हैं। अंतर क्या है? ठीक है, टेरिडोफाइटा में न ही फूल होगा, न ही पुष्प होगा और न ही फल होगा। सॉरी, फूल पुष्प एक ही बात हो गया। फूल पुष्प नहीं होता है, फल नहीं होता है और बीज भी नहीं होता है। इसमें पुष्प और फल नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, फल नहीं होगा, परंतु बीज होता है। इसमें सारा कुछ होता है, पुष्प भी होगा, फल भी होगा और बीज भी होता है। और इसमें भी ना ही पुष्प होगा, पुष्प, फूल, पुष्प, बीज और फल कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा एक मिनट, इसमें पुष्प होता है। ठीक है, अब आते हैं कि अनावृत जीवी के उदाहरण। जैसे हम लोग के यहाँ नॉर्मली जो मैदानी इलाका में पाया जाता है उसमें फल फूल बीज सब कुछ होता है। तो ये सारे जीव जो भी पेड़ पौधा देखते हैं ये सारे आवृत जीवी है। जैसे गेहूं का पौधा हो गया, आप नॉर्मली लताम, साग, शीशो जो भी देखते हैं सब में फल फूल बीज तीनों ही चीज होता है। तो नॉर्मली ऐसे मतलब पौधा को हम लोग आवृत जीवी कहते हैं जो मैदानी इलाका में पाया जाता है। ये जो अनावृत जीवी है ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जो पहाड़ के शंकुधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन के जितने पौधे होते हैं इसमें बीज तो होते हैं पर फल फूल नहीं होते हैं, इसलिए इसे अनावृत जीवी कहते हैं। तो अनावृत जीवी के जो उदाहरण है जो कि यहाँ पर दिया गया है, पहाड़ पर जो पाया जाने वाला पेड़ पौधा है वो है ये चीड़, पैन, स्प्रूस, देवदार। ये अनावृत जीवी पौधा जो है उसका उदाहरण है। टेरिडोफाइटा का उदाहरण होता है फर्न और ब्रायोफाइटा का उदाहरण होता है मोस। ब्रायोफाइटा प्राय ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग जब देखते होंगे कि तालाब वाले एरिया में चट्टान पर एक कद्दे जैसी सतह, मलमली सतह जम जाती है, या फिर बहुत ठंडे इलाके में जाइएगा तो दीवार पर एक मखमली सतह बन जाता है जो घास फूस द्वारा बनता है। नॉर्मली वो घास भी नहीं है, वो मोस होता है जो कि एकदम मखमल की तरह आपको दिखेगा। और ऐसे पेड़ पौधा को हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं जो कि एकदम मखमल परत बना लेते हैं। इनके पास न ही जड़ होता है, न फल फूल बीज कुछ भी नहीं होता है।
एक बात और यहाँ पर जो ध्यान देने वाला बात है कि इन सारे चीजों में एक अलग बात जो है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों जो पौधा है इसके पास संवहनीय ऊतक होता है। संवहनीय ऊतक जो वहन कर सके, ऐसे ऊतक को हम लोग संवहनीय ऊतक कहते हैं, जो चल फिर सके। संवहनीय ऊतक पेड़ पौधा में दो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फाइलम। जाइलम जल से पौधा के प्रत्येक भाग में जल को पहुंचाता है, जल को लेकर के जड़ से लेकर के पत्ता तक जाता है। और यहीं पर फाइलम जो है ये भोजन को पत्ता से लेकर के पौधा के अन्य भाग को पहुंचाता है। तो जाइलम फाइलम को संवहनीय ऊतक कहते हैं। तो संवहनीय ऊतक जो पौधा के पास संवहनीय ऊतक होता है उसे वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, वेस्कुलर प्लांट। वहीं पर ब्रायोफाइटा के पास संवहनीय ऊतक नहीं होता है, संवहनीय ऊतक नहीं होता है, ठीक है। तो इनके पास जाइलम फाइलम नहीं होता है, बाद बाकी ये तीन पौधा के पास जो है जाइलम फाइलम होता है। तो ऐसे पौधा को हम लोग जो है वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अनावृत जीवी के उदाहरण हो जाएगा चीड़, पैन, स्प्रूस, देवदार, साल, टीक, शीशम और सुंदरी कैजुरैना। ये देखिए सुंदरी और कैजुरैना जो है ये मैंग्रोव वन है, मतलब समुद्री लवणीय जल में पाए जाने वाला वन है। लवणीय वन, लवणीय जल में पाए जाने वाला वन है। तो साल, टीक, शीशम ये सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये जो है आपको दोनों के दोनों आवृत जीवी के उदाहरण होंगे, क्योंकि इनके पास फल, फूल, बीज तीनों ही होते हैं, इसलिए ये आवृत जीवी के उदाहरण होंगे और ये अनावृत जीवी के उदाहरण होंगे। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है? तो दो ही प्रकार के उदाहरण होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन परमानेंट होता है, जो परिवर्तन एक बार हो जाए और फिर पुनः उसे दोबारा वापस नहीं किया जा सके तो वैसे परिवर्तन को हम लोग मतलब रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन परमानेंट नहीं होता है, जिस कारक के कारण परिवर्तन हुआ है उस कारक को वापस कर लिया जाए तो पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो पुनः आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस अवस्था में किसी भी विधि द्वारा वापस नहीं ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आते हैं, देखते हैं दूध से दही बनना। तो दूध से दही बन गया तो पुनः दही से दूध नहीं बन सकता है, दही से दूध कोई भी प्रक्रिया नहीं बन सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। पानी का उबलना, अच्छा पानी जो उबलता है वो ताप के कारण उबलता है, उष्मा के कारण उबलता है। अगर उसी उष्मा को वापस मतलब हटा लिया जाए तो पानी पुनः उबलना बंद कर देगी, पुनः पानी अपने अवस्था में आ जाएगी। तो इस ऐसे परिवर्तन जो वापस हो सकते हैं उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और लोहे में जंग लगना, अगर लोहा में एक बार जंग लग गया तो पुनः उसे उस प्रकार का लोहा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो हमें पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये दोनों रासायनिक है, जबकि पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। ये जो इसका सही उत्तर होगा बी, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पौधों के तनों पर पानी का लगना किस कारण होता है? कभी कभी सवेरे जब देखिएगा कि पौधे के तने पर जो है पानी लग जाता है और ये जो है पानी एकदम पानी के बूंदा बूंदा तना पर लगा रहता है। ये आप देख छोटे पौधा में ज़्यादा आपको साफ दिखाई देगा। ये किस कारण होता है? तो मान लीजिए कि एक पौधा है, यहाँ पर ये जो है ये पौधा है और ठीक ये जड़ है। इसका जड़ जो है पानी पहले खींचता है, जड़ से पेड़ में जो है पानी जाता है, जड़ के द्वारा पानी, और ये पानी
फिर ऊपर जो है पत्ता तक पहुंचता है, यहाँ पर पौधे के पत्ते तक। तो इस रास्ता में जो है पूरे तना से होकर के इसको जाना पड़ता है। तो इससे पानी को ले जाने का काम करता है जाइलम, लेकिन जाइलम को सहायता देता है जड़। जड़ क्या करता है कि प्रेशर लगाता है ऊपर की ओर, ताकि जाइलम को जाने में आसानी हो। और इस प्रेशर को, जिस प्रेशर से जड़ इसको ऊपर धकेलता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं जड़ दाब। जड़ दाब, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रूट प्रेशर। और इसी जड़ दाब के कारण कभी कभी ये जड़ दाब ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से ये पानी जो है कुछ कुछ मात्रा में इस तना में बाहर निकल जाता है और तना पर हमें पानी की मात्रा दिखाई देती है। तो इस तना पर पानी का लगना ये जड़ दाब का उदाहरण है। जड़ दाब के कारण तना पर पानी पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़ दाब। सही उत्तर होगा इसका सी नंबर, जड़ दाब। ठीक है। और परासरण और वाष्पोत्सर्जन को देखें तो यहाँ जो पानी जिस प्रक्रिया के द्वारा अंदर जाती है, पानी अभी जो मिट्टी से पानी जड़ में जा रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परासरण। पानी परासरण की प्रक्रिया द्वारा पानी पौधा में प्रवेश करती है। तो ये परासरण की प्रक्रिया से जड़ में पानी पहुंचता है। कहां से? मिट्टी से। ये पानी जो वातावरण से जड़ पौधा अपने ओर खींचता है जड़ के माध्यम से, इस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। जबकि ये तना पर पानी का लगना ये जड़ दाब के कारण होता है। चूंकि जड़ जो है पानी को ऊपर की ओर धकेलता है जाइलम के माध्यम से, इसीलिए ये पानी जो है कभी कभी ये जड़ दाब ज्यादा हो जाने के कारण पानी जो है तना पर फैल जाता है। तो पानी तना पर फैलना जड़ दाब का उदाहरण है, जबकि जड़ का पानी सोखना, जड़ जो पानी सोख रहा है, ये परासरण का उदाहरण है। तो परासरण ये हो गया। वाष्पोत्सर्जन होता है कि कभी कभी पत्ता जो है पानी छोड़ता है, और पत्ता द्वारा पानी का छोड़ना, ये हम लोगों के शरीर से पसीना का आना, ये विसरण का उदाहरण तो होता है। परासरण और विसरण में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। आगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन और भी है, परासरण और विसरण। कभी कभी होता क्या है, परासरण और विसरण थोड़ा सा यहाँ समझ ही लेते हैं कि मान करके चलिए कि यहाँ पर पानी है, एक बोतल है, और यहाँ पर इसमें भी हम लोग पानी लिए हैं। अब सेम मात्रा है 1 kg, और यहाँ पर भी है 1 kg। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा चीनी, इसमें जो है चीनी मिला देते हैं। इस पानी में हम लोग चीनी मिला दिए 250 ग्राम या 200 ग्राम, जितना भी हो मान लीजिए कि मिला दिए। अब इसकी जो सांद्रता है वो बढ़ गई और इसकी सांद्रता घट गई। ठीक है। तो सांद्रता घट गई। अब पानी का प्रवाह शुरू होगा। पानी का प्रवाह शुरू होगा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, और ये पानी ये कहलाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग परासरण या विसरण कहते हैं। लेकिन देखिए, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर पानी का प्रवाह या किसी भी तरल या गैस का प्रवाह परासरण या विसरण कहलाता है। और परासरण विसरण में जो अंतर है वो बस इतना अंतर है कि परासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली, परासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली होना चाहिए, जबकि विसरण के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जबकि विसरण के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। वैसे भी हमारी जो कोशिका है वो अर्धपारगम ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर काम, जैसे जड़ जो है पानी सोख रहा है, ये परासरण के माध्यम से होता है। चूंकि ये जो कोशिका है ये अर्धपारगम होता है। अर्धपारगम का मतलब कि थोड़ा सा आने भी दे और थोड़ा सा जाने भी दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हहल आएगा और हहल जाएगा। मतलब ये इस तरह से नहीं होगा कि मतलब पूरा मात्रा में आएगा जाएगा, वो वाला बात नहीं। कि अर्धपारगम के मतलब थोड़ा आने दे थोड़ा जाने दे, और अपने आप को मतलब बैलेंस स्थिति में रखे। और ये तब होता है जब जो है मतलब पानी और चीनी उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण बनता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बनता है, तब ये घटनाएं होती है। तो इसे जो है विसरण और परासरण कहते हैं। तो बस यही है, इतना याद रखना है इसमें कि उच्च और निम्न सांद्रण होना चाहिए, कंसंट्रेशन जो है हाई और लो होना चाहिए, तब जाकर के विसरण या परासरण होता है। परासरण तब कहलाएगा जब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से होगा तो परासरण, और अगर नॉर्मली ऐसे ही हो गया तो विसरण। तो बस इन दोनों में भी इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर परासरण उदाहरण है, पानी जो जड़ सोख रहा है ये परासरण का उदाहरण है, और वाष्पोत्सर्जन वह विसरण का उदाहरण होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़ दाब। तना पर पानी का लगना ये जड़ दाब का उदाहरण है।
निमोनिया रोग का संबंध किससे है? तो ये जो है आसान सा सवाल है, इसका संबंध फेफड़ा से है। निमोनिया का संबंध, जब फेफड़ा में एलोवेली होता है उस पर जब बलगम जब जम जाता है तो ऐसे में जो बीमारी होता है उसे हम लोग निमोनिया बीमारी कहते हैं। ये सांस लेने संबंधी बीमारी है। जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऐसे बीमारी को हम लोग निमोनिया रोग कहते हैं। इसमें बलगम जम जाता है हमारे एलोवेली के ऊपर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा से। तो निमोनिया का संबंध फेफड़ा से है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु में जोड़े जाने वाले कण है। तो परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। ये नाभिक हो गया और परमाणु हो गया। इसमें जो 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमते रहती है। अच्छा, रासायनिक गुण नहीं परिवर्तित करना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। अर्थात अगर एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम की संयोजकता है 11, और अगर विन्यास लिखिएगा तो इसका 2, 8 और 1, तो यही 2, 8 और 1, इसके पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1। मतलब इसके पास संयोजकता कितनी है? +1। इसकी क्षमता है +1 और ये एक इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति है, तो इसे धातु कहते हैं। जबकि यहीं पर हम एक इसका घटा देते हैं, आ जाते हैं नियोन पर, तो नियोन का होता है 10 और एक इलेक्ट्रॉन के घटने से ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8। तो जहां पर ये धातु है, जो इलेक्ट्रॉन दान करे उसे धातु कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया अक्रिय गैस, ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा और न ही ये धातु है और न ही अधातु है और न ही उपधातु है। तो ये अक्रिय गैस है और इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से इनका गुण ही बदल गया। एक इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ और इनका गुण बदल गया। पहले ये धातु, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो धातु हो गया और एक इलेक्ट्रॉन घटा तो ये अक्रिय गैस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये 2 बातें, और जितनी इलेक्ट्रॉन होगी किसी के पास उतनी ही प्रोटॉन होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बदलने से उसका रासायनिक गुण बदल जाता है। किसी भी पदार्थ की रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर निर्भर करती है। जितनी इलेक्ट्रॉन होगी या जितनी प्रोटॉन होगी उस आधार पर उसका जो है गुण डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा बच गया न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन ऐसा है कि इसे डालने या घटाने से इसके रासायनिक गुण पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो न्यूट्रॉन ही एक ऐसा है जिसे जोड़ने या घटाने से किसी भी तत्व के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बढ़ने घटने से परमाणु का गुण चेंज नहीं होगा। धान की खेती में जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सही से देखिएगा तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया एक दिया गया है। साइनोबैक्टीरिया किसको कहते हैं? तो ये एक प्रकार का शैवाल है जिसे हम लोग कहते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और इसे धान की खेती में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नील हरित शैवाल के बारे में ये समझ लीजिए, इतिहास में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कि दुनिया का पहला जीव, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस क्रम में जो आप लोग सुने होंगे कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई, और वो दुनिया का जो पहला एक कोशिकीय जीव है, जो दुनिया का पहला सजीव है, वो है नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल एक जो है दुनिया का पहला जीव है। दूसरा बात कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी इसके पास होती है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषी है और इसे उत्पादक कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी इसके पास होती है। तो ये 2-3 बातें आप इनसे याद रख सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, उसी प्रकार नील हरित शैवाल अपना खाना स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आते हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए सही उत्तर है 17 मीटर। अब क्यों है 17 मीटर?
तो इसका एक कारण ये है कि प्रतिध्वनि जब हम सुनते हैं तो पहले तो हम किसी भी चीज़ का ध्वनि सुनते हैं, उसके बाद प्रतिध्वनि सुनते हैं। तो जो ध्वनि हम सुनते हैं उस ध्वनि का असर हमारे कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ध्वनि हम सुन रहे हैं उसका असर हमारे कान पर कितनी देर तक बना रहता है। तो 1/10 सेकेंड के लिए हमारे कान पर उसका असर जो है बना रहता है। अगर दशमलव में लिखे तो इसका मतलब हुआ 0.1 सेकेंड। इतना सेकेंड के लिए असर हमारे कान पर बना रहता है। अब पहले हम ध्वनि सुने, अब जाहिर सी बात है कि अगर इससे पहले, इस समय से पहले प्रतिध्वनि सुने तो फिर हम कोई भी बात समझ नहीं पाएंगे और स्पष्ट हमें सुनाई नहीं देगी। तो ये होना चाहिए कि पहले ध्वनि सुने और 0.1 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि सुने, तो हम दोनों ही बातों को स्पष्ट सुन पाएंगे। हम ध्वनि को भी सुन पाएंगे और प्रतिध्वनि को भी सुन पाएंगे। तो इस आधार पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर एक मानव है, ठीक है। तो पहले इसने एक ध्वनि निकाला और ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये दूरी हम x मान लेते हैं, ठीक है, ताकि ये आदमी जो बोला वो दीवार से टकराए और दीवार से वापस इसके पास आएगा, तभी तो ये प्रतिध्वनि कहलाएगा। प्रतिध्वनि का मतलब क्या, टकरा करके वापस आया, फिर से सुनाई दिया, आप ही की ध्वनि आपको फिर से सुनाई दिया, तो ये प्रतिध्वनि हुआ। तो ये ध्वनि निकाला, 332 मीटर पर सेकंड की वेग से चला दीवार की तरफ, x दूरी गया और फिर x दूरी वापिस आया, तो कुल दूरी हमारे पास हो गया 2x। कुल दूरी हो गया 2x। वेग कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड वेग है। और हमारे पास समय कितना है, तो समय मिनिमम इतना होना ही चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो फिर आपको सुनाई स्पष्ट नहीं देगा। तो हमें निकालना क्या है, दूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है वेग गुना समय। तो वेग कितना है, दूरी तो पहली बात की दूरी हो गया 2x, वेग हो गया 332 मीटर पर सेकेंड और गुने 0.1। अच्छा, 2 को इस साइड भेज देते हैं, हमें x का मान डिसाइड करना है। तो 333.2 दशमलव से गुना करेंगे तो अब बट्टा में 2, तो जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 16.6 मीटर। तो दशमलव में इतना आता है लगभग में, और इसका लगभग में इसका मान हो जाएगा 17 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा कि 17 मीटर अगर हम दूरी बना करके रखे दीवार से, तो ये हमें यहाँ पर प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी, ठीक है। तो इसलिए इसका स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वो 17 मीटर होता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि किसी भी ध्वनि का असर हमारे कानों पर कितना देर बना रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों पर असर बना रहता है किसी भी ध्वनि का। एक श्रोता एक स्थिर स्रोत की ओर किस चाल से चले कि उसे दुगनी आवृत्ति सुनाई दे। इसे हम लोग डॉपलर का नियम कहते हैं। डॉपलर का जो सिद्धांत है ये आवृत्ति से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को संबंधित है डॉपलर के नियम से। डॉपलर का नियम तब लागू होगा जैसे कि यहाँ पर एक बाजा है, मान लेते हैं कि कोई डेक है, ठीक है, साउंड है, साउंड बॉक्स है ये, और आप यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों आदमी स्थिर है, अभी सुन रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसा यहाँ से आवाज निकला वैसे ही आपके कान तक पहुंचा, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन अब मान करके चलिए कि आप चलने लगे, मान लेते हैं कि आपकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये बाजा स्थिर है, जो साउंड बॉक्स है ये स्थिर है। अब आपको ऐसी नहीं सुनाई देगी जैसे पहले सुनाई देती थी। ये अनुभव तब होगा जब खास करके आप ट्रेन में बैठे हैं और सामने से ये भी ट्रेन चल रही है और सामने से जो है और दूसरी ट्रेन सीटी मारते हुए आ रही है, उसकी आवाज पर आप गौर से सुनिएगा। जब आप नॉर्मल सीटी सुनिएगा उसकी साउंड अलग होती है, और जब इस तरह से सीटी सुनिएगा ऐसे भोप से आएगा और तुरंत भाग जाएगा, एकदम आवाज
तुरंत प्रबल होगी और तुरंत जो है गायब हो जाएगी। तो उसकी आवृत्ति, उस ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो अलग होती है। तो जब भी इसे हम लोग कहेंगे स्रोत, जहां से आवाज निकली उसे हम लोग कहते हैं स्रोत, और जहां से जो सुन रहा है उसे हम लोग कहते हैं श्रोता। ये हुआ स्रोत और ये हुआ श्रोता, ठीक है। अब या तो श्रोता या स्रोत दोनों में से कोई भी गतिमान हो, आपको जैसे क्लियर सुनाई दे रही थी वैसे सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो डॉपलर का नियम कहता है कि अगर आप ध्वनि की चाल से इधर की ओर जा रहे हैं, किस चाल से, 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या चाल है, ध्वनि की चाल। तो जो नॉर्मल इसकी आवृत्ति थी, इसकी आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, तो इसकी आवृत्ति आपको 2 न्यू सुनाई देगी। ये जो अब नया आवृत्ति आपको इस ध्वनि की सुनाई देगी वो 2 न्यू हो जाएगी, मतलब आवृत्ति क्या होगा, दुगना, आवृत्ति हो जाएगा दुगना। लेकिन अगर यही आप इस स्रोत से दूर जा रहे हैं 332 मीटर प्रति सेकंड से ध्वनि की चाल से, तो आपको यही आवृत्ति आधा हो जाएगा। स्रोत से अगर आप दूर जाइएगा किसकी चाल से, ध्वनि की चाल से, तो इसकी आवृत्ति आधी हो जाएगी। जबकि अगर आप स्रोत के नजदीक आइएगा तो इसकी आवृत्ति दुगनी हो जाएगी। तो आवृत्ति बढ़ेगी जब आप स्रोत के नजदीक आइएगा, आवृत्ति घटेगी जब आप स्रोत से दूर जाइएगा। तो आपको आवृत्ति, ये जो ध्वनि की आवृत्ति जो सुनाई पड़ रही थी उसकी आवृत्ति घटेगी या फिर बढ़ेगी। घटेगी कब, जब आप दूर जाइएगा, बढ़ेगी कब, जब आप नजदीक आइएगा। तो ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हुआ। एक और कंडीशन है कि अगर दोनों ही चलने लगे, श्रोता भी चलने लगे और स्रोत भी चलने लगे, श्रोता इधर की ओर चले और स्रोत इधर की ओर चले, ये श्रोता, दोनों में से कोई भी श्रोता और ये स्रोत, तो इस स्थिति में आपको आवृत्ति 0 सुनाई देगी। मतलब इस स्थिति में जो आवृत्ति होगी ध्वनि की वो 0 हो जाएगी, मतलब आपको सुनाई ही नहीं देगी। अगर श्रोता और स्रोत लंबवत चले, इस स्थिति में आपको वो ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो ये डॉपलर का नियम कहता है। ये 3 बातें आपको इससे याद रखना है कि या तो स्रोत चले या फिर श्रोता चले, बात एक ही है। जब आप ध्वनि की गति से पास जा रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ेगी, कितनी, दुगनी हो जाएगी जब ध्वनि की चाल से चलिएगा। और जब आप दूर जाइएगा ध्वनि की गति से तो उस स्थिति में आवृत्ति घटेगी, कितनी, आधी हो जाएगी। लेकिन जब आप लंबवत दोनों ही चल रहे हैं, श्रोता भी चले स्रोत भी चले, तब जो है यहाँ पर आवृत्ति 0 हो जाएगी, आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। तो ये जो नियम है, अच्छा कह रहा है कि एक श्रोता एक स्थिर स्रोत की ओर किस चाल से चले कि उसे दुगनी आवृत्ति सुनाई दे। तो इसके लिए आपको दुगनी करने के लिए आपको नजदीक जाना पड़ेगा, वो भी ध्वनि की चाल से। तो श्रोता के नजदीक जाना है, श्रोता की ओर जाना है, तो दूर वाला तो ऑप्शन पहले ही छाड़ दीजिए। श्रोता की ओर जाना है, यहाँ भी है स्रोत की ओर जाना है। यहाँ पर दिया है ध्वनि की चाल से, यहाँ पर है ध्वनि की चाल के आधे से, नहीं ध्वनि की चाल से आपको जाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ध्वनि की चाल से आपको स्रोत के निकट जाना है, तब आपको ये जो है आवृत्ति दुगनी सुनाई देगी। अगले पर आते हैं कि किसी परिपथ में कौन सा विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। बीपीएससी टीआरई 3 में जो है ये पूछा गया है, 6 to 8 का क्वेश्चन है साइंस का। तो आप जो है इस तरह का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा जाता है। अच्छा, ये जो हम लोग अभी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आपको 1 to 5 में भी कारगर है, एकदम 1 to 5 के लिए तो है ही है। इसके बाद 6 to 8 में भी आपको एकदम उपयोगी है। इसके बाद अगर साइंस जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल पेपर में,
उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो एक तरह से देखा जाए तो टीआरई की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, मतलब जो भी 12वीं तक के विद्यार्थी है, सबके लिए जो है ये उपयोगी होगा। तो आप जो है इस साइंस सबके लिए जो है पूछा जाता है साइंस। अगर आप 11वीं 12वीं के दीजिएगा तो 8 गो साइंस आपसे पूछा जाएगा, 8-9 के आसपास रहता है। और 9-10 में भी दे रहे हैं तो भी आपको पूछेगा। 6 to 8 में दे रहे हैं तो आपको जनरल पेपर में भी 8 गो है, और आपको अगर आप साइंस मैथ से हैं तो वहाँ पर 40 को तो साइंस है ही है आपके लिए। तो इसलिए आपको ये जो पेपर, ये जो लेक्चर हो रहा है अभी, ये हर स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगा। तो हम लोग आते हैं कि किसी परुपथ में कौन सा विद्युत पावर को प्रदर्शित करता है। तो देखिए विद्युत पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर, ये फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है, I²R P का फॉर्मूला होता है। चूंकि आप लोग पढ़े हैं V = IR, ओम का नियम कहता है कि V = IR होता है। V हो गया वोल्टेज, I करंट, R हो गया प्रतिरोध। तो यहाँ से हम लोग तीनों ही फॉर्म में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर IR के फॉर्म में भी है IR², तो ये तो गलत है। I²R होता है, C सही है, A गलत है। अब B पर एक बार हम लोग विचार कर लेते हैं कि I भी होगा या नहीं होगा। तो हम लोग I तो है, तो I को रहने देते हैं, R को बदल लेते हैं। R के जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ से I को इस साइड भेज देते हैं, V/I। तो R बराबर हो गया V/I। तो R के जगह यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं V/I। यहाँ पर I² है, I से स्क्वायर कैंसिल, P बराबर हो गया IV। तो P बराबर फॉर्मूला हो गया I²R, दूसरा फॉर्मूला हो गया IV। तो IV भी इसका सही उत्तर है। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा D, उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी, प्रदर्शित नहीं करता है, तो नहीं करता है ये है IR², ये प्रदर्शित विद्युत पावर को नहीं कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, प्रदर्शित नहीं कर रहा है, मतलब A ऑप्शन इसका सही है। IR² नहीं होगा, I²R होगा। ठीक है, तो विद्युत फॉर्मूला का जो है ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, विद्युत ऊष्मा का भी फॉर्मूला पूछ देता है। विद्युत ऊष्मा को हम लोग डिनोट करते हैं H से, और बस इसमें कुछ करना नहीं है। H बराबर होता है P × T, पावर इंटू समय। तो P का फॉर्मूला हो गया I²R × T, I²R × T, या फिर आप लोग लिख सकते हैं IV/T। ये फॉर्मूला आप लोग H हो गया, विद्युत ऊष्मा का फॉर्मूला है ये। अच्छा, विद्युत पावर का SI मात्रक भी कई बार पूछ दिया जाता है। इसका SI मात्रक होता है वाट। विद्युत पावर का SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। भूस्थैतिक उपग्रह किस ऊंचाई पर होते हैं? बीपीएससी TRE 3 में भी, ये भी 6 to 8 का ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं भूस्थैतिक उपग्रह किस ऊंचाई पर होते हैं। तो देखिए, दो प्रकार के उपग्रह होते हैं। एक होता है भूस्थैतिक, एक हो गया भूस्थैतिक, और दूसरा होता है ध्रुवीय। दो ही प्रकार के उपग्रह होते हैं, भूस्थैतिक और ध्रुवीय। अगर ऊंचाई की बात कीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर कौन सा होता है, तो 35,716 किलोमीटर ऊपर होता है भूस्थैतिक। जबकि ध्रुवीय की जो ऊंचाई होती है, ये होती है 700 से 1100 किलोमीटर के बीच। ये ध्रुवीय की ऊंचाई होती है, पहली बात। अच्छा, आवर्तकाल की बात कीजिएगा तो ये होता है 24 घंटा, और मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ये 24 घंटा का समय लेती है, और इसका आवर्तकाल होता है 8 घंटा, 6 से 8 घंटा के बीच में होता है। दोनों ही लिख दिया जाए, 6 से 8 घंटा के बीच होता है, 6 से 8 घंटा। अच्छा, अगला, अगर इसका चाल देखिएगा तो जितना पृथ्वी का चाल होता है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका चाल अगर देखिएगा 26,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। काम भी थोड़ा सा किसका कितना काम है, वर्क को समझने से पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं कि उपग्रह कहते किसको हैं। तो ये है पृथ्वी, ठीक,
अगर आप यहाँ से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल जाइएगा तो यहाँ पर एक सैटेलाइट होता है। इस सैटेलाइट में यहाँ पर एक सैटेलाइट ठीक है, ये ऊंचाई है 35,000 किलोमीटर, 36,000, 35,716। अच्छा, पृथ्वी भी घूम रही है, ये भी घूम रहा है पृथ्वी के साथ साथ। तो अगर यहाँ पर हम लोग हैं, ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है यहाँ पर, तो देखिए भारत भी ऐसे घूम रहा है, ये भी इसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है। भारत यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, जब भारत यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा। चूंकि एकदम पृथ्वी के साथ ये स्थिर है, इसका नाम है भूस्थैतिक, मतलब पृथ्वी के साथ रुका हुआ है। तो ये जिस पर फोकस करता है हमेशा उस पर ही फोकस किए रहता है। पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ साथ ये भी घूम रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिस पर ये फोकस बना लिया उस पर हमेशा फोकस है। तो इसका काम क्या होगा, तो इसका मेन काम होता है संचार का। क्यों कि मान करके चलिए कि भारत में कोई टीवी स्टेशन है, यहाँ से ये टीवी स्टेशन ने सिग्नल छोड़ा और सिग्नल जाएगा इसके पास, और फिर ये वापस भेजेगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे भारत में। तो यहाँ पर सारे भारत में हर जगह टीवी मतलब ब्रॉडकास्ट होने लगेगा। मान करके चलिए कि ऐसा होगा कि भारत से जब ये पृथ्वी घूमने लगा, भारत यहाँ आ गया, सैटेलाइट कहीं पीछे छूट गया, अब यहाँ से ये सिग्नल छोड़ेगा तो ये क्या ये सिग्नल सैटेलाइट को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो संचार तो यहाँ टूट जाएगा। तो संचार टूट जाएगा तो फिर जो है काम ही नहीं बन पाएगा। तो जितने भी संचार के साधन है, मतलब टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, मतलब सैटेलाइट फोन हो गया, तो जितने भी संचार के जितने भी साधन है, सारे के सारे साधन किस पर टिके हुए हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर, भूस्थैतिक उपग्रह पर। तो इसका काम क्या है? संचार। इसका काम है संचार का। ये संचार मुख्यतः इसका काम संचार के पर्पज से होता है और इतनी ऊंचाई पर इसको छोड़ा जाता है। लेकिन बाद बाकी काम अगर इसका देखिएगा तो इसका काम बड़ा ही रंगीला है, बहुत सारे काम करता है। ये जो है मौसम निगरानी की काम करता है, मौसम संबंधी घटना की जानकारी देगा आपको। मौसम निगरानी के बाद आप जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस इसी पर काम करता है। इसके बाद अगर आप बाघ गणना होती है प्रत्येक 2 साल पर, बाघ गणना का रिपोर्ट देता है। वन आवरण होता है, वन आवरण को गिना जाता है भारत में, तो वन आवरण को गिनता है ये कि भारत में कितने वन हैं कितने नहीं हैं। तो विविध प्रकार के काम है इसके, अलग अलग प्रकार के। तो बहुत सारे काम, मतलब संचार को छोड़ करके लगभग जितने काम है सारा का सारा वर्कलोड इन्हीं के ऊपर है। ध्रुवीय उपग्रह का काम है ये सारे काम को देखना। तो संचार को छोड़ करके, संचार भूस्थैतिक का काम है संचार, बाद बाकी जितने काम है वो काम है ध्रुवीय के। तो इससे आपको जो है याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35,000 किलोमीटर। तो 35,000 किलोमीटर हो या 36,000 किलोमीटर हो, दोनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर एग्जैक्ट उत्तर होता है 35,716 किलोमीटर। तो ये होता है। और ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है कि ये नजदीक होता है और इतनी ज्यादा इसकी गति होती है कि ये जो है पृथ्वी का दिन भर में 3-4 चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी 1 चक्कर लगाता है तब तक ये 3 चक्कर लगा लेता है। तो इस आधार पर होता क्या है कि ये हमेशा कॉम्बिनेशन बना नहीं रहता है, ये अलग अलग क्षेत्रों को कवर करता है, पूरे विश्व को लगभग कवर कर लेता है। तो इस आधार पर जो ध्रुवीय उपग्रह है और ये नजदीक होता है तो ये जो है ज्यादा अच्छा इमेज जो है वह भेज पाता है। तो इस आधार पर जो है भूस्थैतिक उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह काम करता है। तो अगले पर आते हैं। अब उपग्रह जो है, उपग्रह संबंधित कभी केपलर के नियम को हम लोग भी देखेंगे अगले जो है नेक्स्ट लेक्चर में। तो केपलर का नियम देख लेंगे तो उपग्रह संबंधित सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अगले पर आते हैं कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, आपको 2 जगह एग्जाम में फंसा देता है कि एक हुआ प्रतिदीप्त ट्यूब और दूसरा होता है कि पहले जो 100 वाट का बल्ब होता था जिसमें जो है टंगस्टन का तंतु लगा रहता था, जिसमें फिलामेंट लगा होता था। किसका?
टंगस्टन का, ठीक है। तो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था। ऐसे बल्ब को हम लोग कहते थे उष्मीय बल्ब, उष्मीय बल्ब, ठीक है। तो मेनली इसमें जो गैस भरे जाते थे ताकि टंगस्टन का जो है आयु बढ़ाया जा सके, टंगस्टन जल्दी खराब ना हो, इसके लिए इसमें जो गैस भरे जाते थे वो होते थे ऑर्गन गैस। तो इस वाले में टंगस्टन खराब न हो इसके लिए एक अक्रिय गैस भरा जाता था, ऑर्गन या नियोन, खास करके ज्यादातर ऑर्गन का ही उपयोग होता था। तो जो अक्रिय गैस है वो टंगस्टन को खराब होने से रोकते थे। तो इसलिए जो उष्मीय बल्ब है या फिलामेंट वाला बल्ब है उसमें गैस उपयोग होता था ऑर्गन का, ताकि टंगस्टन को खराब होने से बचाया जा सके। अक्रिय गैस यहाँ पर टंगस्टन को क्षरण होने से बचाते थे। अब हम लोग को पूछ रहा है प्रतिदीप्त ट्यूब। प्रतिदीप्त ट्यूब में आप याद रखिए कि मरकरी वाष्प और आर्गन का उपयोग किया जाता है, मरकरी वाष्प और आर्गन का। एक और होता है हैलोजन, सुने होंगे हैलोजन, तो नाम से ही स्पष्ट है हैलोजन, जो 1000 वाट 2000 वाट का आता है। और हैलोजन, हैलोजन आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप पढ़े हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो सीरीज है इसे हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो इस हैलोजन वाला में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इन तीनों में से कोई एक गैस भरा रहता है। तो हैलोजन में जो हैलोजन बल्ब है उसमें या तो क्लोरीन भरा होता है या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अगर खास करके देखा जाए तो ब्रोमीन की ज्यादा उम्मीद होती है, इसमें ब्रोमीन जो है हैलोजन में भरा जाता है। लेकिन ये तीनों ही सही है, जैसे यहाँ पर ऑर्गन या नियोन दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आपको ऑर्गन ही देखने को मिलेगा। तो आप ऑर्गन ही याद रखिए। टंगस्टन को खराब होने से अक्रिय गैस रोकते थे, तो उष्मीय बल्ब में ऑर्गन गैस का उपयोग होता था। प्रतिदीप्त ट्यूब में मरकरी वाष्प तथा ऑर्गन का उपयोग होता है, और हैलोजन में ये जो हैलोजन वाला ग्रुप है उसका उपयोग होता है। इससे ज्यादा आपको बल्ब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगले पर आते हैं कि पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में परिवर्तित होते हैं। तो देखिए, खाना में हम लोग 3 प्रकार के जो है मतलब 3 प्रकार के चीजों को खाते हैं। एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया वसा, और तीसरा हो गया प्रोटीन। ये हमें ऊर्जा और शरीर बनाने में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन शरीर बनाने में काम आती है। तो ये तीनों हमें, और सबसे ऊर्जा भी मिलता है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलता है, तो इनसे भी ऊर्जा मिलता है। तो ये 3 हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत है। जबकि खाना में हम विटामिन भी खाते हैं, खनिज पदार्थ भी खाते हैं। हम लोग 26 प्रकार के खनिज खाते हैं भोजन के माध्यम से, 26 प्रकार के खनिज होता है भोजन में। इसके बाद विटामिन खाते हैं। तो विटामिन का मेन काम जो होता है ये होता है प्रतिरक्षा प्रणाली का। विटामिन का काम होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना, मतलब बीमारियों से, जिसको हम लोग इम्यूनिटी पावर कहते हैं, ये किसका काम है? विटामिन का। खनिज का काम होता है संचार बनाए रखना, जैसे सोडियम हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधा में मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बिना उसके हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे शरीर को संचार सही सुचालित रूप से चलाने के लिए इन खनिजों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें ऊर्जा बनाने के लिए और शरीर बनाने के लिए ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा पच करके ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा पचने के बाद बनेगा ग्लाइकोजन, जबकि प्रोटीन पचने के बाद बनता है एमिनो अम्ल। प्रोटीन पचने के बाद बनेगा एमिनो अम्ल। तो 3 चीज में आप लोग तीनों चीज देख लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा बनेगा ग्लाइकोजन और प्रोटीन बनेगा एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर एमिनो एसिड सही उत्तर हो जाएगा। ग्लाइकोजन कौन बनाता है? ग्लाइकोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक प्रकार का वसा ही है। स्टार्च मतलब मंड, जो गेहूं के ऊपरी परत जो होता है वो स्टार्च होता है। तो स्टार्च और मंड जो है ये भी एक प्रकार का वसा ही है। तो अगले पर आते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एमिनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? ठीक है, तो देखिए
घर्षण बल में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन शामिल होता है। घर्षण बल को अगर देखा जाए तो घर्षण बल खत्म ही कर लेते हैं। देखिए 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के, एक हो गया स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है गतिक घर्षण और तीसरा होता है रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण। अच्छा, स्थैतिक घर्षण का मतलब हुआ रुका हुआ घर्षण हुआ। जैसे अभी देखिए तो हमारा हाथ जो है, एक हाथ दूसरे हाथ पर अभी बल लगा रहे हैं हम, लेकिन घर्षण के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर घर्षण का मतलब क्या, किसी भी गति का विरोध करना, ये घर्षण कहलाता है। गति का विरोध करना घर्षण है। तो यहाँ पर हमारा हाथ चलना चाह रहा है लेकिन घर्षण के कारण नहीं चल पा रहा है, और अभी अगर आप देखिएगा तो ये सबसे अधिक घर्षण बल है। यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है ये सबसे अधिक है, और जैसे ही ये चलने लगेगा घर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, और चलते वक्त घर्षण बल कम लगता है। तो जब चलने लगेगा तो वो हो गया गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा घर्षण बल है। इससे मतलब तीनों ही घर्षण बल में सबसे ज्यादा बड़ा होगा स्थैतिक घर्षण, इसके बाद आएगा गतिक घर्षण, और गतिक घर्षण के बाद आएगा रोलिंग घर्षण। तो अगर आप समझ गए तो जो स्थैतिक घर्षण है ये सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, स्थैतिक घर्षण, और सबसे कम किसमें लगेगा घर्षण, तो रोलिंग घर्षण में सबसे कम। और जैसे साइकिल सब में, मोटरसाइकिल सब में क्या होता है कि बॉल बेरिंग लगा करके घर्षण को और कम कर दिया जाता है, और इस तरह से रोलिंग घर्षण और भी कमजोर हो जाता है। रोलिंग घर्षण वैसे भी घर्षण तीनों घर्षण में सबसे कमजोर है, और बॉल बेरिंग लगा करके घर्षण को और कमजोर कर दिया जाता है ताकि गाड़ी सब अच्छे से चल सके। अब घर्षण क्या है, तो घर्षण जो है अगर आप सही देखिएगा तो गतिज ऊर्जा जो, जब तक देखिए जब स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज घर्षण है तो यहाँ पर जो है उष्मा भी जो है नहीं निकलेगी, लेकिन जब चलने लगता है तो यहाँ पर उष्मा निकलने लगती है। कभी कभी जब बाइक पर अगर आप बैठे हैं तो जब गाड़ी रोकिएगा, लंबा दूरी तय करके आइएगा और बाइक का जो टायर देखिएगा तो टायर एकदम गर्म रहता है, तो यहाँ पर जो गतिक घर्षण है वो उष्मीय घर्षण, उष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते रहता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का कोई बात ही नहीं है। एक है कि स्थितिज ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा तो है, पर स्थितिज ऊर्जा कभी ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदल पा रहा है, या थपड़ी थोड़े ना बजा रहा है। यहाँ पर तो घर्षण का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए चिपका हुआ है, मतलब आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन आवाज थोड़े ना यहाँ हो रहा है, तो आवाज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो ध्वनि ऊर्जा नहीं निकला। तो स्थितिज ऊर्जा तो था लेकिन ध्वनि ऊर्जा नहीं था, तो इस आधार पर इसका एक गलत है, जबकि गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसमें 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी। तो घर्षण से संबंधित जितनी बातें थी इससे ज्यादा घर्षण से नहीं पूछे जाते हैं। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है, तो ये भी TRE 3 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए रबर को जब आप खींचते हैं किसी भी चीज, जैसे एक एग्जांपल समझिए कि अभी हम ये मार्कर को यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ उठाए, यहाँ पर उठाने के लिए हमको ऊर्जा खपत करनी पड़ी। हमारी जो ऊर्जा खपत हुई है किसको मिली, पेन को, किस ऊर्जा के रूप में मिली, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे यहाँ से छोड़ने के बाद ये स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में, और यही गतिज ऊर्जा अब ऊपर से नीचे आते समय ये स्थितिज ऊर्जा कम होने लगेगी और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। तो अभी जब किसी भी वस्तु को जब आप उठाइएगा तो उसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। इसी तरह किसी रबर को अगर हम खींचते हैं तो अभी जो हमारी ऊर्जा खपत हुई ये ऊर्जा किस में चली गई, रबर में, किस ऊर्जा के रूप में, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और जब आप छोड़ दीजिएगा तो वही ऊर्जा खपत करेगा वो अपनी पुनः वापस अपनी स्थिति में आने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। मांसपेशीय ऊर्जा थोड़े ना होगा, रबर के पास मांसपेशी तो होता ही नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा याद रखिएगा
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यही होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यही होती है यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी। तो अगले पर आते हैं। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दिया था? अच्छा, दो चीज याद रखना है, फोटोवोल्टिक हो गया सोलर प्लेट, और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग एडमंड बेकरल। और यहाँ पर जो हर्ट जो है सही लिखा नहीं है, लिख देते हैं, इसका सही होगा हर्ट। तो बी हर्ट जो है इसने अवधारणा सबसे पहले दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के लिए इसी अवधारणा को आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया और इसी अवधारणा के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले किसने दिया? तो हर्ट्ज ने। अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज जो मिला फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। लेकिन सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताया था हर्ट्ज ने, और फोटो वोल्टिक प्रभाव के बारे में बताया गया है एडमंड बेकरल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन था, विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो फोटो वोल्टिक प्रभाव, आज जो हम लोग सोलर प्लेट यूज करते हैं, फोटो वोल्टिक प्रभाव का उदाहरण है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है ये दिया था हर्ट्ज ने, और उसी प्रभाव को बड़े विस्तार में बताया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्वेश्चन के हिसाब से फोटो वोल्टिक प्रभाव का एडमंड बेकरल होगा। अगले पर आते हैं कि किसी लोलक की लंबाई 4 गुना करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो पहले तो आपको इसके लिए फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। किसी भी लोलक का आवर्तकाल, लोलक का जो आवर्तकाल होता है जिसे हम लोग टी से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। लोलक मतलब जैसे आप लोग एक घड़ी देखे हुएगा, पेंडुलम वाला घड़ी, जिसमें एक लटका हुआ धागा मतलब डंटा रहता है जो ऐसे ऐसे झूलते रहता है अपने ही स्थान पर, इसे ही हम लोग लोलक कहते हैं। तो ये जो डंटा है उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, उस लोलक की लंबाई को L से सूचित करते हैं। G मतलब हो गया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रह पर चल जाइएगा तो G का मान बदल जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमको पूछा गया कि लंबाई 4 गुना कर दिया गया। तो ये बताइए कि जब लंबाई 4 गुना होगा तो T बराबर अभी है 2π√L/g, अब हो जाएगा T = √4L/g। लंबाई अब 4 गुना हो गया, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा। नया आवर्तकाल को हम लोग T डैश कह देते हैं। तो T डैश बराबर हो गया 2π, अच्छा 2 बाहर आ जाएगा, 2 × √L/g, ठीक है। तो T डैश बराबर ये 2 × 2π√L/g। ये 2 को बाहर कर दिए, बाद बाकी तो पहले से ही चला आ रहा है। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं T डैश बराबर 2T? ये तो T का मान है 2π√L/g, T का नया आवर्तकाल हम T डैश माने थे, तो T डैश बराबर आ गया 2T। मतलब आवर्तकाल क्या होगा? दुगना हो जाएगा। आवर्तकाल होगा दुगना, तो इसका सही उत्तर होगा दुगना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसी लोलक को अगर हम चंद्रमा पर लेकर चल जाएं तो इसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जब चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तो चंद्रमा पर इसका G का मान क्या होगा? घट जाएगा। चंद्रमा पर G का मान घट जाएगा, और अगर G का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। G के घटने से आवर्तकाल बढ़ेगा। चूंकि T यहाँ पर समानुपाती है L के, T समानुपाती है L के, और T व्युत्क्रमानुपाती है G के। तो G के बढ़ने से, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जब G बढ़ेगा तो T घटेगा, और G घटेगा तो T बढ़ेगा। लेकिन समानुपाती का मतलब होता है कि लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो ये भी घटेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती G के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जबकि G बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। तो चंद्रमा पर क्या होता है कि
जी का मान घट जाता है, वहां पर 1/6 रह जाता है पृथ्वी का, तो इस वजह से इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल 6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 गुना करें, √6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग। किसी चालक का प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो यहां पर भी आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रतिरोधकता जान लीजिए कि क्या होता है। R बराबर होता है ρL/A, जहां पर R क्या है, R है प्रतिरोध। किसी तार का प्रतिरोध, कहने का मतलब ये तार है, तार इसी तरह की होती है, ये तांबा की होगी या लोहा की होगी या सोना की होगी या चांदी की होगी, किसी न किसी चीज की तो होगी। ज्यादातर तो तांबा का ही दिखता है, तांबा का, एल्युमिनियम का तार। तो ये लंबाई हुआ, और इस क्षेत्रफल को, ये जो अनुप्रस्थ काट, ये इसे हम लोग कहते हैं ए, ये क्षेत्रफल कहलाता है ए। तो आर हो गया, पर इस तार का प्रतिरोध हो गया आर, एल हो गया तार की लंबाई, तार की लंबाई, और ए हो गया तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हो गया तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और रो हो गया, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। रो हो गया प्रतिरोधकता। अच्छा, एक और बात कि आर का मात्रक होता है ओम, आर का मात्रक ओम, और ओम को प्रदर्शित करते हैं ऐसे। और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है महो, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ओम मीटर। ओम मीटर को ही महो कहते हैं, और इसे रो से सूचित करते हैं प्रतिरोधकता को। अच्छा, प्रतिरोधकता क्या है, तो प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है तार की प्रकृति पर। तार की प्रकृति कहने का मतलब हुआ कि तार अगर तांबा का बना है तो इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, इसके लंबाई और इसके क्षेत्रफल से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर तार तांबा का है तो इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, और तार अगर एल्युमिनियम का है तो इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। तार अगर सोना का है तो अलग होगी, चांदी की है तो अलग होगी। लेकिन चाहे आप तार इतना बड़ा लीजिए, चाहे तार आप इतना बड़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही होगी। लंबाई क्षेत्रफल से तार इतना मोटा लीजिए या इतना मोटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रतिरोधकता उतनी होगी। प्रतिरोधकता डिपेंड करती है कि किससे वो बना है। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो पदार्थ की प्रकृति जिससे वो तार बना है, पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा बात जो निर्भर करती है वो होता है उस चालक का तापमान। ये तार को ही हम लोग चालक कहते हैं, तो इस तार का तापमान कहिए या चालक का तापमान कहिए, तो चालक का अभी तापमान क्या है उस पर भी मतलब डिपेंड करता है ये रो, मतलब प्रतिरोधकता। तो इसका सही उत्तर है चालक की लंबाई पर तो बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, चालक के तापमान पर बिल्कुल निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर, इस पर भी निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तापमान पर भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा तार की लंबाई दुगनी कर देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो लंबाई दुगनी पर प्रतिरोध भी दुगनी, जबकि क्षेत्रफल अगर दुगना कीजिएगा तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। चूंकि ए के व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है, तो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में अंतर समझिएगा, लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगले पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सभी जैविक अणुओं में CH और O पाया जाता है। बड़ा ही सभी जैविक, अच्छा जैविक का मतलब क्या, जितने भी जीवित चीज है उसे हम लोग जैविक चीज कहेंगे। जीवित चीज हमेशा ही, अभी हम लोग मतलब समझे कि जीवित चीज में तीन चीज होगा ही होगा। एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और तीनों ही किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो या प्रोटीन हो,
तीनों बना है कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, तीनों से मिल करके बनता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तीनों का निर्माण CHO से हुआ है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तीनों बनता है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। तो गलत हमें पूछ रहा है। सभी प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है और सभी न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस पाया जाता है। अब ये थोड़ा सा नया बात है कि सभी प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, सभी प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। और ऐसे प्रोटीन को हम लोग सल्फो प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि देखिए, सभी प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से, और अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन बनता है। 20 एमिनो एसिड मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। बायोलॉजी में आप लोग ये बात पढ़े होंगे। 20 एमिनो अम्ल में से, 20 एमिनो एसिड में से 2 एमिनो एसिड ऐसा होता है जिसके पास सल्फर होता है। ठीक, तो हर प्रोटीन में सल्फर होगा ही होगा, तो सल्फर होता है। और हर न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, डीएनए में। और हर डीएनए कहिए या न्यूक्लियोटाइड कहिए में फास्फोरस पाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, सभी न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस पाया जाता है। तो इसका तीनों ही कथन सही है और हमें गलत पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब इसका तीनों का तीनों उत्तर सही है। और तीनों बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। CHO से पूरा जैविक अणु का निर्माण हुआ है। जितने भी जैव पदार्थ है, जैविक चीज आप देख रहे हैं दुनिया में, सब में CH और O है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। सभी प्रोटीन में सल्फर है, सभी न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस है। तो वैसे तो 40 क्वेश्चन का ये सीरीज हम बनाए थे, लेकिन अभी 20 में ही काफ़ी समय लग गया है। तो चूंकि काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल से आज रहने देना चाहिए। हम लोग पार्ट 2 में अगले 20 क्वेश्चन को जो है कवर कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि बायोलॉजी अभी तक एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बायोलॉजी भी हमारे डिस्कशन में है, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी। तो हम लोग अगले सेट में इसे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, अगले पार्ट 2 जो है इसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग इतना को देखते रहिएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी 1 महीना में होने वाला है। तो जितनी अपनी तैयारी को देखिए, एग्ज़ाम का स्तर धीरे धीरे उठता ही जा रहा है। दिन ब दिन जितने एग्ज़ाम आप देते जाइएगा, साल बीतते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। कभी भी लेवल नहीं घटने वाला है एग्ज़ाम का। इसलिए एग्ज़ाम के लिए अपना लेवल बढ़ाइए, और ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो हमारा मकसद भी यही था कि नॉर्मल क्वेश्चन आप जो है इधर लुसेंट से या जितने भी टीचर से पढ़ते ही होंगे, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो क्लास में होता है वो तो हो ही रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो डीपली पूछे जा रहे हैं, बड़े ही डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, उनको डिटेल के साथ हम लोग डिस्कशन करें, ताकि जो है वैसे क्वेश्चन को कवर किया जा सके। और एग्ज़ाम में आप 100 के 100 क्वेश्चन की तैयारी के साथ जाइए, और जो है पूरा एग्ज़ाम में बढ़िया ऐसा एग्ज़ाम दे करके आना चाहिए। तो इस आधार पर आपका तैयारी भी होना चाहिए। तो इसलिए 1 महीना बचा है, पूरा लगे रहिए एग्ज़ाम में। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।